जब हमारा मेन कैरेक्टर घबराकर अपनी आंखों को खोलता है तो वो खुद को एक अनजान सी जगह पर पाता है और वो खुद भी एक साइड कैरेक्टर यानी कि एनपीसी की बॉडी में था। और जब वो आसपास के एरिया को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये पूरी दुनिया उसके रियल वर्ल्ड से पूरी तरीके से अलग है। और सभी सिचुएशन को समझने के बाद उसे एहसास होता है कि असल में किसी गेम के अंदर ट्रांसमाइग्रेट हो चुका है। और फिर हमें उस गेम के बारे में बताता है 3 साल पहले मैं एक गेम कैरेक्टर की बॉडी में आ गया और उस गेम का नाम हीरोइक लेजेंड ऑफ अरहान था, जो सच में काफी ही ज्यादा पॉपुलर था। और उस गेम के अंदर सभी इंसिडेंट एकेडमी के आसपास घूमते थे, जिनके अंदर काफी खतरनाक मिशन भी थे। और अगर हमने गेम को अच्छे से क्लियर नहीं किया तो ये पूरी दुनिया भी खत्म हो सकती थी। और अंत में जाकर ये गेम कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गया। लेकिन वो खुद को शांत करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं बस एक साइड कैरेक्टर हूँ, असल में मेन कैरेक्टर इन सभी चीजों का ध्यान रख लेगा। और वो बस एक एनपीसी था जिसका नाम कोरिन लॉच था। वो उस विलेज के अंदर आता है क्योंकि वो मेन कैरेक्टर यानी कि पार्क सीहू को ढूंढना चाहता था, क्योंकि असल में गेम के शुरुआत में वो भी इसी गांव के अंदर आया था। और अगर सभी चीजें गेम के हिसाब से चलती है तो हम इस पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। और ऊपर से पार्क सीहू जल्द ही काफी ही ज्यादा फेमस और अमीर बनने वाला है। मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। तभी उसकी नजर साइड में पड़ती है जहाँ पर पार्क सीहू काफी गुस्से में था और कहता है, नहीं, आखिरकार मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मेरा स्प्राइट, कोको कोला, इन सभी नामों को सुनकर कोरिन काफी हैरान हो जाता है और उसे एहसास होता है कि असल में पार्क सीहू भी दूसरी दुनिया से यहाँ पर ट्रांसमाइग्रेट होकर आया है। पार्क सीहू काफी गुस्से में कहता है, मैं बस खुद के लिए जीऊंगा, मुझे किसी भी चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ, असल में मैं भी एक ट्रांसमाइग्रेटर हूँ। असल में पार्क सीहू भी एक आम इंसान था, लेकिन अचानक से वो भी इस गेम वर्ल्ड के अंदर ट्रांसमाइग्रेट हो गया था। लेकिन हम दोनों के अंदर एक काफी बड़ा डिफरेंस था, क्योंकि पार्क सीहू के पास एक स्टेट विंडो था और वो उसकी स्पेशल पावर थी जो सिर्फ मेन कैरेक्टर को मिलता है। लेकिन स्टेटस विंडो को देखकर वो काफी कंफ्यूज था। कोरिन कहता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पार्क सीहू इस गेम के बारे में कुछ भी नहीं जानता। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इस पूरे गेम को काफी अच्छे से जानता हूँ। और फिर पार्क सीहू से कहता है, तुमने कहा था कि तुम एक मेज बनना चाहते हो, इसलिए तुम्हें अपने स्टेट पॉइंट को इंटेलिजेंस के अंदर लगाना चाहिए। और अगले स्टोरी में एक नई स्किल बुक मिलने वाली है, इसलिए उसके बारे में बिल्कुल भी मत भूलना। मैंने इस गेम को कई बार खेला है और इसके हर एक पॉसिबल एंडिंग को फेस किया है। इसका मतलब मैं इस गेम के अंदर एक प्रो हूँ और मुझे फ्यूचर के बारे में भी पता है। उसके जैसा मेन कैरेक्टर जो काफी ही ज्यादा पावरफुल है और मेरे जैसा एक साइड कैरेक्टर जिसे फ्यूचर के बारे में पता है, अगर हम दोनों मिलकर काम करते हैं तो काफी आसानी से इस पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। तभी कोरिन के पीछे से उसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिसे देखकर वे दोनों काफी घबरा जाते हैं। लेकिन अचानक से पार्क उसके सामने आ जाता है और शील्ड का यूज करके उसे प्रोटेक्ट करते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? मुझे इस पूरे गेम की हर एक इंफॉर्मेशन पता है, यहाँ तक कि मुझे ये भी पता था कि पार्क सीहू के पास एक स्टेटस विंडो है जो प्लेयर का सिस्टम है। और हम दोनों सच में काफी अच्छी टीम थे और मुझे पूरा यकीन था कि हम साथ मिलकर काफी सारे लोगों को बचा सकते हैं और इस पूरी दुनिया के अंत को रोक सकते हैं, जिससे हम अपनी दुनिया में वापस लौट सके। सीहू उसकी तरफ एक पोशन को आगे करता है। कोरिन पूछता है, आखिरकार तुम्हें ये कहाँ से मिला? और फिर उसे पीते हुए अपने मन में कहता है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी चीज है जिससे मैं काफी ही ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि हमारी पूरी टीम में सिर्फ मेल है, यानी कि मर्द। असल में ये गेम एक और चीज की वजह से काफी ही ज्यादा फेमस थी, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी फीमेल कैरेक्टर थी और इसके अंदर कुछ ज्यादा ही एक्शन था। यहाँ तक कि इसके अंदर डेटिंग सिमुलेटर फीचर भी था। पार्क सीहू किसी भी फीमेल कैरेक्टर के साथ काम नहीं करना चाहता था, इसलिए आज हमारी पार्टी के अंदर सिर्फ आदमी भरे पड़े हैं। कोरिन भी इस सिचुएशन के बारे में सीहू से पूछता है, लेकिन धीरे धीरे उसे रियलाइज होने लगा था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि स्वॉर्ड एम्परर की ग्रैंड डॉटर एंट्रेंस सेरेमनी के अंदर ही मारी गई और फर्स्ट स्टेज की फाइनल बॉस मैरियाटा जो अचानक से गायब हो गई थी। उन सभी का अचानक से गायब हो जाना और मर जाना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था और ये प्लॉट ओरिजिनल स्टोरी से पूरी तरीके से अलग हो चुका था। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिस तरह पार्क सीहू सोचता
था उसकी पर्सनालिटी, नहीं उसकी असली पर्सनालिटी। मैंने कभी भी उसके ऊपर शक नहीं किया, लेकिन मुझे उसके ऊपर शक करना चाहिए था। उसकी पूरी तरीके से फट चुकी थी और वो घबराकर कहता है, आखिरकार ये क्या है? मैरियाटा जो सभी हीरोइन में से एक थी, अचानक से गायब हो गई थी। किसी को भी नहीं पता था कि आखिरकार उसका क्या हुआ, क्योंकि उसके सामने मैरियाटा का स्टाफ था। आखिरकार उसका स्टाफ यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे उसके ऊपर शक था, इसलिए मैंने उसका पीछा किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसी भी जगह है और उसके आसपास काफी सारे आर्टिफैक्ट थे और ऐसा लग रहा था कि ये जगह उसकी इन्वेंटरी है। तभी उसकी नजर एक स्वॉर्ड पर जाती है जिसका नाम ओडाची था, जो असल में स्टोरी के दूसरे हीरोइन एलाइस का था, जो भी अचानक से गायब हो गई थी। वो पूरी तरीके से घबरा गया था और अपने आसपास देखता है, जहाँ पर वो गेम के काफी सारे आर्टिफैक्ट को देखता है और ये सभी आर्टिफैक्ट उन्हीं सभी कैरेक्टर के थे जो अचानक से गेम के अंदर गायब हो गए थे। तभी उसकी रूह उसकी बॉडी से निकल जाती है, क्योंकि उसके सामने ऐसा कुछ था जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी कांप गई थी। उसके सामने फर्स्ट स्टेज की फाइनल बॉस की बॉडी थी, यानी कि मैरियाटा। आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रही है और उसके साथ क्या हुआ? तभी उसके पीछे कोई आ जाता है और कहता है, ओ फक, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे? कोरिन चिल्लाकर कहता है, आखिरकार ये सब क्या है? तुमने कहा था कि मैरियाटा गायब हो चुकी है। पार कहता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी वो एक डीमन है, एक वेम्पायर जो सिर्फ खून की प्यासी है। मैं बस उसका यूज करना चाहता था और असल में वो मैरियाटा के ब्लड को निकाल कर उससे पोषण बना रहा था। वो उससे कहता है, यहाँ तक कि तुमने भी उसे पिया है। उसे याद आता है जहाँ पर असल में वो पोषण मैरियाटा का ब्लड था। उसे उल्टी जैसी फील होने लगती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि उसने अभी अभी किसी का ब्लड पिया था। आखिरकार अचानक से तुम्हें क्या हुआ? मैंने सच में काफी मेहनत की है। मैंने उसे पकड़ने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी और अंत में जाकर उसे पकड़ पाया। वो कांपते हुए कहता है, क्यों? आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन वो बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, मैं बस जल्द से जल्द स्टोरी को पूरा करना चाहता था, क्योंकि तुम्हारे तरीके काफी ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग थे। तुम बस सभी लोगों को बचाना चाहते थे, यहाँ तक कि तुम उन बास्टर्ड को भी नहीं मारना चाहते थे जिन्हें मारना कुछ ज्यादा ही जरूरी था, जैसे कि जाइगर और लार्क। तुम बस हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते थे और असल में उनका इस तरह यूज करना ज्यादा अच्छा है। इसलिए मेरे बात को ध्यान से सुनो, मैं इस गेम के अंदर तुमसे भी बेहतर हूँ। उसकी बातों से कोरिन को भी एहसास हो जाता है कि असल में पार्क कोई न्यूबी नहीं है। असल में वो भी इस पूरे गेम के बारे में अच्छे से जानता है और शुरुआत में उसने उससे झूठ बोला था और वो उससे कहता है, तुमने आखिरकार कैसे और तुमने कितने लोगों को मारा है? वो कहता है, मुझे यकीन नहीं है, रुको मुझे गिनने दो। अगर मैं 3 और लोगों को मार देता हूँ तो ये 0.1 मिलियन तक पहुँच जाएगा, यानी कि 1 लाख। उसे यकीन नहीं होता क्योंकि उसके सामने वाला पर्सन कोई इंसान नहीं था। वो उसके कॉलर को पकड़कर कहता है, तुम मॉन्स्टर हो। पार कहता है, कोरिन तुम्हें अब उठ जाना चाहिए, वो बस एनपीसी हैं और तुमने भी काफी सारे लोगों को मारा है। कोरिन चिल्लाकर कहता है, वे बस कमीने थे जो बस इस दुनिया को खत्म करना चाहते थे और मेरे पास उन्हें मारने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। एफिशिएंसी, फ्रस्ट्रेशन, अगर तुम इतनी ही ज्यादा एफिशिएंसी के साथ ऑब्सेस्ड हो तो आखिरकार तुम्हारे पास ओडाची क्या कर रही है? आखिरकार तुम्हारे जैसे एक मेज को एक स्वॉर्ड की क्या जरूरत है? और आखिरकार तुम्हें उसके ब्लड का यूज करके पोषण बनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि तुम अपने स्टेटस विंडो का यूज करके भी पोषण बना सकते हो। आखिरकार तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम। तभी कोरिन कहता है, तुम बस एक साइकोपैथ हो जो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए ये सब कर रहा है। वो तुरंत ही गुस्से में आ जाता है और अपने दूसरे हाथ से कोरिन के सर को पकड़कर साइड में फेंक देता है, जिससे कोरिन का सर उस दीवार से टकरा जाता है और उसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है। पार्क उससे कहता है, तुम मुझे पागल कर रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, इसलिए तुम्हें मेरे साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं बस तुम्हारे बारे में सोचता था, तुम्हें भी सिर्फ मेरे बारे में सोचना चाहिए। मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, तुम्हारी दुनिया और सब कुछ, यहाँ तक कि तुम अपनी जगह को भी नहीं जानते। हमेशा खुद को चोट पहुँचा लेते हो और सिर्फ उन सभी कुतिया को घूरते रहते हो। आखिरकार मैं कैसे इन सभी चीजों को होते हुए देख सकता हूँ? मैं नहीं चाहता कि कोई भी लड़की तुम्हारे पास आए। क्या? रुको एक सेकंड के लिए, इसका क्या मतलब हुआ? आखिरकार तुम्हारा इन सब से क्या मतलब है? मुझसे मत कहना
कि नहीं, तुम उस तरह के पर्सन नहीं हो सकते, हम एक साथ 199 चैप्टर से काम कर रहे हैं, आखिरकार तुम इस स्टोरी के जॉनरा को क्यों चेंज करना चाहते हो? अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो ये सीरीज BL सीरीज बन जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं नहीं चाहता कि मुझे लेने से ज्यादा देना पड़ जाए। पार्क सीहू उससे कहता है, मैंने सिर्फ हमारे फ्यूचर के लिए रास्ते में आने वाली सभी चीजों को खत्म कर दिया। कोरिन कहता है, तुम बास्टर्ड, तो इसी वजह से हमारे पार्टी के अंदर सिर्फ मेल कैरेक्टर हैं। पार्क सीहू कहता है, हाँ बिल्कुल, वो सब बस कचरा है, इसलिए उनके बारे में सोचना छोड़ दो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुम। इन सभी बातों से कोरिन काफी घबरा गया था और उसे तुरंत ही अपने पिछवाड़े में कोई रॉड फील होने लगा था, और अगर उसे पार्क पकड़ लेता है तो ये चीज सच हो जाएगी। कोरिन भी एक मर्द था जो भी अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था, लेकिन अगर उसे पार्क पकड़ लेता है तो वो कोरिन का यूज करके सिर्फ अपने ही ख्वाहिश को पूरा करेगा और उसे नहीं पता कि उसकी कब फट जाएगी। इन सभी बातों को सुनकर उसकी रूह कांप जाती है और वो उसे एक पंच मारकर वहाँ से भागने लगता है। मुझे यहाँ से निकलना होगा, यहाँ तक कि मेरा आज तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। मैं सच में काफी डरा हुआ हूँ, अगर मैं यहीं पर रुका रहा तो मैं मारा जाऊंगा। मुझे यहाँ से निकलना होगा। तभी काफी सारे टेंटिकल उसे चारों तरफ से पकड़ने लगते हैं और पार्क उसकी पूरी बॉडी को किसी टेंटिकल से पकड़ लेता है। कोरिन भागने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। उसे समझ में आ जाता है कि उसके लग चुके हैं। अब कोई भी बता सकता है कि इसके बाद बेचारे कोरिन के साथ क्या होगा। पार्क कहता है, तुम मुझसे नहीं भाग सकते, मैं तुम्हें हमेशा के लिए पकड़ कर रखूंगा, तुम सिर्फ मेरे हो। और सच में वो किसी डेविल से कम नहीं था। कोरिन कांप गया था, यहाँ से बचकर निकलने का अब कोई भी रास्ता नहीं है। पार्क कहता है, इस नकली दुनिया के अंदर सिर्फ तुम ही मेरे लिए एक असली चीज हो। कोरिन चिल्लाकर कहता है, तू हरामखोर, मुझे जाने दे। तो पूरी तरीके से पागल हो चुका है, लेकिन पार्क उसे टेलीपोर्ट कर कर कहीं और ही भेज देता है और कहता है, मैं जल्द ही सभी चीजें खत्म कर दूंगा और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। और सच में पार्क काफी हैंडसम है, लेकिन वो अपने हैंडसम फेस का यूज कहीं और कर रहा है। कोरिन अपने आप को एक अननोन जगह पर पाता है जिसे असल में पार्क सीहू ने बनाया था। मैसेज पॉपअप होता है, लास्ट स्टेज ओपन हो चुका है। वो कहता है तो फाइनली उसकी आखिरी फाइट होने वाली है। वो अपने रास्ते में आने वाले सभी चीजों को खत्म कर देता है। मुझे पूरा यकीन है कि वो फाइनल बॉस को मार देगा, लेकिन जब फाइनल बॉस हार जाएगा तो मेरे साथ क्या होगा? इस बात को सोचकर ही उसकी रूह कांप जाती है। तभी मैसेज पॉपअप होता है, वार्निंग, प्लेयर मर चुका है और ये चैलेंज फेल हो चुका है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि आखिरकार अभी अभी क्या हुआ, क्योंकि पार्क सीहू मर चुका था और अब इस पूरी दुनिया का अंत हो रहा था, जिसके साथ कोरिन लॉच भी मारा जाता है। वो फिर से अपनी आंखों को खोलता है और अपने आप को उसी साइड कैरेक्टर की बॉडी के अंदर पाता है। वो काफी ही ज्यादा हाफ रहा था, लेकिन उसे समझ में आता है कि वो फिर से रिग्रेस हो चुका है और ये जगह 3 साल पहले वाली जगह है जब पहली बार वो इस दुनिया के अंदर आया था। वो पूरी तरीके से कांप रहा था। मुझे उसे मारना होगा, अब की बार मैं पार्क सीहू को मार कर रहूंगा। मुझे इस गेम के मेन कैरेक्टर को मारना होगा। और उसे मारने का एक दूसरा भी काफी इम्पोर्टेंट रीजन था, क्योंकि कोरिन लॉच कोई गे नहीं था। इसी गेम के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से एक डैम टूट गया था और उस डैम के सहारे हजारों की संख्या में पानी वाले मॉन्स्टर गांव के अंदर घुस गए थे और एक ही पल में पूरा गांव बर्बाद हो गया था। सच में ये एक काफी खतरनाक और डरावना इंसिडेंट था, लेकिन इन सभी चीज को देखकर पार्क हद से ज्यादा खुश हो रहा था। कोरिन को समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो इतना ज्यादा खुश क्यों है, लेकिन असल में उन सबके मरने की वजह से पार्क सीहू को लगातार एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे थे। और फिर वो उसके उसी बात को याद करता है जहाँ पर उसने कहा था, अगर मैंने 3 और लोगों को मार दिया तो लगभग ये 1 लाख हो जाएगा। सच में वो एक डेविल है, मुझे उसे रोकना होगा। वो अभी के लिए मेरी तरह एक रैंक 5 होगा और अगर वो एक बार मरकबा एकेडमी के अंदर चला गया तो वो लगातार स्ट्रांग होता जाएगा। उससे पहले मुझे उसे रोकना होगा और खत्म करना होगा। मुझे ये भी नहीं पता कि वो कितनी जल्दी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ऊपर से एकेडमी का एंट्रेंस सेरेमनी 5 दिनों के अंदर शुरू होगा। वो रास्ते में कुछ मशरूमों को तोड़ लेता है क्योंकि उसके आगे के प्लान में उसे उसकी जरूरत पड़ने वाली थी और अब उसे किसी भी कीमत पर पार्क सीहू को मारना होगा। हम कुछ
लोगों को देखते हैं जो फॉरेस्ट के अंदर हंट कर रहे थे और उनके साथ पार्क शीहू भी था। तभी ड्राइवर उनसे चलने के लिए कहता है। वे सभी खुश होकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन अचानक से उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और उनकी तरफ एक काफी बड़ा अटैक आगे बढ़ता है। दूसरा गार्ड फीमेल गार्ड को बचाने के लिए उसे साइड में ढकेल देता है और वे दोनों उस खतरनाक हमले से मरते मरते बचते हैं। वे दोनों काफी घबरा गए थे क्योंकि उनके सामने रैंक 2 का एक मॉन्स्टर था जो असल में एक वेयरवुल्फ था, जो काफी जोरों से चिल्लाता है और उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। कोरिन भी वहां पर पहुंच चुका था, लेकिन पहले ही ये इंसिडेंट शुरू हो चुका था। वो उस फीमेल नाइट के ऊपर अटैक करता है और एक ही अटैक में उसकी हालत खराब हो जाती है। मेल गार्ड पार्क सीहू को वहां से निकलने के लिए कहता है। पार्क सीहू उनसे वहां से जाने के लिए कहता है। एलाइश चिल्लाकर कहती है, तुम भी हमारे साथ चलो। पार्क सीहू कहता है, नहीं, मैं लियोन को इसी तरह नहीं छोड़ सकता। और फिर उस मॉन्स्टर के सामने आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन सच में वो मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। लेकिन कोरिन पहले चेक करना चाहता था कि क्या पार्क उसकी पिछली लाइफ की तरह उतना ही बेरहम है या फिर अब की बार वो इस दुनिया को बचा लेगा। और अगर उसने उन लोगों को मारने की कोशिश की तो इससे साफ पता चल जाएगा कि वो भी एक रिग्रेसर है जो इस बॉडी के अंदर आया है। पार्क सीहू भी उस मॉन्स्टर को देखकर काफी घबराया हुआ था, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। तभी वहाँ पर एलाइस आ जाती है और काफी गुस्से में उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो काफी हैरान थी क्योंकि उसने सिर्फ अपने एक ही हाथ से उसके स्वॉर्ड को ब्लॉक कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट से वो काफी पीछे जाकर गिरती है। वो पार्क को पीछे हटने के लिए कहती है। एलिशा आर्डन जो 6 स्वॉर्ड किंग के फैमिली आर्डन फैमिली से है और वो उस फैमिली की सेकंड डॉटर है जिसके पास ओडाची है। वो एक छोटे से नाइफ को निकालने लगता है। एलिशा काफी घबरा जाती है, लेकिन तब तक पार्क उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि असल में एलिशा उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरीके से हक्का बक्का रह जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि पार्क अभी भी उसके पिछले लाइफ जैसा है। वो उससे कहती है, आखिरकार क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन उस नाइफ के ऊपर पॉइजन लगा हुआ था और उसका विजन धीरे धीरे ब्लर होने लगा था। वो मुस्कुराते हुए कहता है, ओ नो, मैंने गलती कर दी। तभी मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देता है। एलिशा उसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश करती है और अगर एलिशा यहीं पर मारी जाती है तो ओडाची पार्क को मिल जाएगी। उसके बाद वो लूनिया आर्डन के पार्टी को ज्वाइन कर लेगा जो एक ग्रेट स्वॉर्डमैन है। उसे इस तरह फाइट करता हुआ देखकर पार्क भी काफी हैरान था क्योंकि एलिशा पहले ही पॉइजनस हो चुकी थी। वो अपने आप को काबू करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बॉडी में पॉइजन फैल चुका था। तभी वो अपनी आंखों को बंद करती है और फिर अपने फुटवर्क स्किल का यूज करती है, लेकिन वेयरवुल्फ भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। पार्क को पता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एलिशा अकेले ही उस वेयरवुल्फ को मार देगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। और वह फिर से दोबारा एलिशा के ऊपर अटैक कर देता है। एलिशा काफी मुश्किल से उसके अटैक को ब्लॉक करती है और कहती है, तो पहली बार वो कोई गलती नहीं थी, लेकिन तब तक उस वेयरवुल्फ ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। एलिशा उसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और उस मॉन्स्टर के अटैक की वजह से वो इंजर्ड होकर अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। साइड से पार्क आता है और उसके ओडाची को धीरे धीरे उठाने लगता है। वो काफी खुश था क्योंकि फाइनली उसे ओडाची मिल चुकी थी, लेकिन उसका यूज करने के लिए उसे एक स्पेशल स्किल की जरूरत थी। कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा, लेकिन एनपीसी को मारने के बाद भी उसे एक्सपीरियंस मिलेगा, इसलिए वो एलिशा को मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। एलिशा के सामने एक मॉन्स्टर खड़ा था जिसे किसी की भी जिंदगी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था और वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता था। लेकिन अचानक से साइड से उसके ऊपर कोई पाउडर फेंकता है। वो उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पाउडर उसके पूरी बॉडी पर फैल चुका था और तब तक उसके ऊपर काफी सारे मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं जो असल में उसी मशरूम के पीछे थे। और अगर कोई मशरूम किसी के ऊपर फेंक दिया जाता है तो उन मॉन्स्टर की नजर में उनके सामने वाला पर्सन किसी खाने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। वे एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर साइड से एलिशा को लेकर जाने लगता है, तभी उसकी नजर उसी वेयरवुल्फ पर जाती है और वो उसके एक दांत को निकालने लगता है, लेकिन वो काफी घबरा जाता है क्योंकि उसके पीछे पार्क सीहू आ चुका था और कहता है, आखिरकार तू कौन है? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, 3 हॉर्नेट जिसे तुमने सिर्फ 1 ही मिनट में मार दिया और तुम्हारे
पास अब ओडाची है। क्या मैंने सही कहा? वो काफी घबरा जाता है क्योंकि उसके सामने कोरिन लॉच था। उसे यकीन नहीं होता कि आखिरकार यहाँ पर कोरिन लॉच क्या कर रहा है। कोरिन लॉच, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कोरिन अपने मन में कहता है कि वो अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरी को भूल चुका है, ये तो और भी ज्यादा अच्छा है। और फिर उससे कहता है अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी। वो कुछ समझ नहीं पाता और जैसे उसका ध्यान भटकता है तुरंत ही कोरिन उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो घबरा गया था लेकिन असल में वो थोड़ी सी मिट्टी थी जिससे वो पार्क के विजन को ब्लॉक कर सके। वो तुरंत ही अपनी आंखों को बंद कर लेता है और बिना देखे उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है। लेकिन कोरिन को पता था कि फिजिकली पार्क उससे काफी ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन किसी भी कीमत पर उसे डिफीट करना होगा। लेकिन वो कोरिन के लगातार अटैक को डॉज कर रहा था, लेकिन कोरिन के अटैक धीरे धीरे काफी फास्ट हो रहे थे और वो तुरंत ही उसके सीने के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तुरंत ही रिएक्ट कर पार्क ओडाची से उसे ब्लॉक कर देता है। लेकिन वो काफी घबरा गया था क्योंकि कोरिन के अगले अटैक को ब्लॉक करना उसके लिए नामुमकिन था। और तभी कोरिन अपने दूसरे हाथ से उसके ऊपर नाइफ के साथ अटैक कर देता है, जो नाइफ उसके कंधे के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से उसे इतना दर्द होता है और वो सुअरों की तरह चिल्लाने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। तभी कोरिन उसी मॉन्स्टर के दांत से उसके गले के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस अटैक को भी पार्क ने अपने हाथ से ब्लॉक कर दिया था। लेकिन कोरिन अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धीरे धीरे उसके गर्दन के पास लेकर जाने लगता है और फाइनली वो फैंग उसके गर्दन के अंदर घुस जाता है और यहीं पर हमारे इस सीरीज का मेन प्लेयर मारा जाता है। कोरिन कहता है तुम्हारा शुक्रिया पास्ट लाइफ के लिए। मुझे मानना होगा कि मैं तुम्हारी ही वजह से काफी ज्यादा ताकतवर बन पाया था, लेकिन तुम्हें मारने के बाद मुझे थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं है क्योंकि मैंने अभी अभी एक मॉन्स्टर को मारा है जो फ्यूचर में चलकर अनगिनत लोगों को मारने वाला था। सिस्टम में तुरंत ही ग्लिच आ जाता है, एरर, मेन प्लेयर मारा गया। हम सिनारियो को कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें जल्दी से बैकअप डाटा को लाना होगा। अब हम कोरिन लॉज को एग्जामिन कर रहे हैं। कोरिन लॉज जो एक एनपीसी है और उसे तुरंत ही एक सिस्टम विंडो मिल जाता है, मार्शल मास्टर का सक्सेसर, यानी कि अब वो एक सब प्लेयर है। इसका मतलब अब उसके पास भी बिल्कुल पार्क की तरह एक स्टेटस विंडो है। वो पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर एलिशा की हालत खराब थी और ऐसा लग रहा था कि वो मरने वाली है। वो उसे जाकर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिशा उस पॉइजन की वजह से कुछ भी देख नहीं पा रही थी। असल में उस पॉइजन ने उसके स्मेल और आई को ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से वो ना ही देख और ना ही सूंघ सकती थी। और ऐसा लग रहा था ये पॉइजन पीकॉक ट्री पॉइजन है और यकीनन इस पॉइजन को बनाने के लिए पार्क ने सिस्टम विंडो का यूज किया होगा। लेकिन अगर उसके पास हाई लेवल का सिस्टम विंडो होता तो उसका बनाया हुआ पॉइजन और भी ज्यादा ताकतवर होता। लेकिन अभी के लिए सब कुछ ठीक है क्योंकि मैं अभी भी एलिशा को बचा सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले मुझे उसके ब्लीडिंग को रोकना होगा और उसके कंधे पर अपने उसी बेल्ट को बांध देता है जिससे वो उसके ब्लीडिंग को रोक सके। लेकिन उसे डर था कि कहीं दर्द की वजह से वो अपने जीभ को ना काट ले। तभी उसकी नजर पार्क सीहू के बॉडी पर जाती है। वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है, लेकिन उसके हाथ को एलिशा के मुंह के पास लेकर आ जाता है और कहता है तुम इसे काट सकती हो, इसमें थोड़ा दर्द होगा लेकिन तुम्हें इसे सहना होगा। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों 3 साल पीछे आया हूँ और मैंने एक प्लेयर को मार दिया। वो पर्सन जो मेरे प्रीवियस लाइफ में मारी गई थी अभी के लिए जिंदा है। अचानक से उसे खींचने की वजह से वो दर्द में चिल्लाने लगती है और मैंने उसे बचा लिया, इतना मेरे लिए काफी है। वो उसके लिए एंटीडोट बनाने लगता है। साइड में एलिशा सेफली लेटी हुई थी और वो उससे कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगी। वो अभी भी कुछ भी नहीं देख पा रही थी और कहती है मिस्टर सेवियर क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? वो कहता है तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, ये सब सोचना बंद करो और बस आराम करो। और अपने मन में कहता है जितना हो सके मुझे छुपकर रहना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे एक्शन के बारे में सभी लोगों को पता चले। तो चलो अब स्टोरी पर आते हैं। हेरोइक लेजेंड ऑफ अरहान जैसा इसका नाम है, ये स्टोरी भी हीरो के बारे में है। एकेडमी के अंदर काफी सारे इंसिडेंट होते हैं और उन सभी इंसिडेंट को प्लेयर रोकता है जो इस पूरी दुनिया को बचाता है और एक हीरो बन जाता है जो बाद में चलकर इस दुनिया के फाइनल बॉस को डिफीट करता है। एक ही रीजन था जिसकी वजह से पार्क स्टोरी के साथ चल रहा था क्योंकि अगर उसने फाइनल बॉस को डिफीट नहीं किया तो ये पूरी दुनिया खत्म हो जाती। लेकिन अभी के लिए प्लेयर मर चुका है तो आखिरकार उसके रोल को फुलफिल कौन करेगा?
करेगा। मुझे पता चल चुका है कि अब उसके रोल को मुझे पूरा करना होगा, लेकिन ये काफी मुश्किल है क्योंकि इस हरामखोर ने मुझे कोई भी अथॉरिटी नहीं दी, क्योंकि वो कोई प्लेयर नहीं था बल्कि एक सब प्लेयर था, जिसकी वजह से वो ना ही सिस्टम विंडो, इन्वेंटरी और ना ही कॉम्बिनेशन विंडो का यूज कर सकता था। वो काफी एक्साइटेड था, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं। मेरे पास मेरे पास्ट लाइफ की मेमोरी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं सिर्फ उसी मेमोरी की वजह से इस पूरी दुनिया को नहीं बचा सकता। मुझे और भी ज्यादा चीजों का यूज करना होगा। मैंने 3 सालों तक अपने लिमिट तक खुद को ट्रेन किया, इसलिए मैं कोई नॉर्मल रिग्रेसर या फिर पोजेसर नहीं हूँ। और फिर जमीन पर किसी रूइन को लिखने लगता है। चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। जैसा मैंने सोचा था ये अब भी काम करता है और मुझे सरवाइव करना ही होगा। एक ऐसी मैजिक जो मैंने अपनी पिछली लाइफ में सीखी थी, जिसका नाम रियून है। एक एंशिएंट लेटर जिसके पास खुद का मैजिकल पावर है। ड्यूटी, रिस्ट्रेंट, ओथ, ये सब रूइंस एक कमांडमेंट है जो असल में इस दुनिया के नियम की तरह है। अगर किसी ने उसे तोड़ने की कोशिश की तो वो मारा जा सकता है, और अगर किसी ने किसी चीज की कसम खा ली और उस लॉ को फॉलो किया तो उसे सुपर ह्यूमन की स्ट्रेंथ मिलती है। मुझे उन तीनों कमांडमेंट का यूज करना होगा जिससे मैं पावरफुल हो सकूं। और फिर अपनी ब्लड से अपनी बॉडी पर रूइन लिखने लगता है। सबसे पहला रूइन ड्यूटी का। ये सभी कमांडमेंट यूजर को एक्स्ट्रा पावर देती है। अगर हमने इन सभी को फॉलो किया तो हमारी पावर बढ़ेगी, लेकिन इससे कोई भी स्टेट इंक्रीज नहीं होते, जिसका साफ मतलब है कि ये सभी चीजें काफी डिमांडिंग हैं। इसलिए मुझे ऐसी चीजों की प्रॉमिस करनी होगी जिसको मैं अंत तक फॉलो कर सकूं। और फिर वो अपने पहले रूइन को लिखता है, जिसके अंदर वो कभी भी अच्छे लोगों को अकेला नहीं छोड़ेगा और हमेशा उनका साथ देगा। एक चैन उसके हार्ट के पास आ जाती है, जिसका साफ मतलब था कि वो अब एक्टिवेट हो चुकी है। वो दूसरा रिस्ट्रेंट को अपनी बॉडी पर लिखने लगता है, जिसके अंदर वो ना ही स्पिरिट को देख सकता है और ना ही सेंस कर सकता है, लेकिन स्पिरिट इस दुनिया की सब कुछ है क्योंकि हर एक चीज के अंदर उनकी अपनी स्पिरिट है और उनके पास कोई फिजिकल बॉडी नहीं होता। वो इस दुनिया में इसी तरह घूमते रहते हैं, जिन्हें एस्ट्रल कहते हैं। और अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो वे लोग अपने पावर का यूज उनके ऊपर नहीं कर सकते जिनके पास स्पिरिचुअल पावर नहीं होती। इसका मतलब जो उन्हें सेंस नहीं कर सकते। और अगर उसने इस नियम को तोड़ने की कोशिश की तो वो कुत्ते की मौत मारा जाएगा, और यही इसकी पेनल्टी थी। अब मैं किसी भी एस्ट्रल बीइंग यानी कि स्पिरिट को सेंस नहीं कर सकता। इसका मतलब उनमें से कोई भी मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकता, और अब मैं उन सभी से प्रोटेक्टिव हूँ। इस दुनिया का कोई भी एस्ट्रल बीइंग मुझे कुछ भी नहीं कर सकता। और तीसरा ऑथ, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इसके अंदर काफी बड़ा रिस्क है। इसका यूज ना ही पार्क ने और ना ही कोरिन ने अपने पास्ट लाइफ में किया था, लेकिन कोरिन को पता था कि अब की बार उसे ओथ का यूज करना होगा क्योंकि पिछली लाइफ में पार्क के पास सब कुछ था, लेकिन वो फिर भी मारा गया। इसका साफ मतलब है कि उसे फाइनल बॉस को डिफीट करने के लिए और भी ज्यादा चीजों की जरूरत है, उसे और भी ज्यादा पावर चाहिए। और फिर वो अपने ऑथ को डिसाइड करता है जिसके अंदर वो इस पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि इसके अंत को रोकेगा। एक वॉरियर के लिए ग्रेट एम्बिशन होना चाहिए जिसका वो पीछा कर सके, और मुझे ऐसी ही किसी चीज की जरूरत थी। उसका कमांडमेंट कंप्लीट हो जाता है और 3 चैन उसके हार्ट को चारों तरफ से घेर लेती है। अब उसके ऊपर वे तीनों चीजें अप्लाई हो चुकी थी, और अगर उसने अपनी ओथ को तोड़ने की कोशिश की या फिर उसके अंदर फेल हो गया तो वो मारा जाएगा। और अब वो तीनों चीजें उसके ऊपर परमानेंट अप्लाई हो चुकी थी, जिसका मतलब वो कभी भी उन तीनों से पीछे नहीं हट सकता। तो फिलहाल इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।